जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का सेशन नंबर 2 चलेगा, यानी कि पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर 2। हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमारे चैप्टर का जो नाम था, पिछले वाले सेशन में हम लोग पढ़ चुके थे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हम लोग पूरी की पूरी कहानी जो है महाभारत के बारे में पढ़ना है। महाभारत के बारे में पढ़ना है, वर्ग के बारे में पढ़ना है, जाति के बारे में पढ़ना है, वर्ण के बारे में पढ़ना है, समाज के बारे में पढ़ना है। तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो है, ये सारे इतने सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है। तो हम लोग कल महाभारत के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट बात बताए थे कि महाभारत क्या था। तो महाभारत जो है वो दो चचेरे भाई पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। महाभारत की रचना जो है वो 1000 वर्षों तक चला था। 1000 वर्षों तक महाभारत का रचना चला। महाभारत की रचना जो है वो 500 BC से शुरू होता है और 500 ईस्वी तक लिखा जाता है, यानी कि पूरे 1000 तक महाभारत लिखा गया। महाभारत के जो लिखने वाले व्यक्ति थे उसको नाम था महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया था। महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध टोटल 18 दिन तक चला था। और जो महाभारत के युद्ध जो 18 दिन तक चला था, जितने दिन तक महाभारत का युद्ध चला उतना ही दिन महाभारत में पर्व माना जाता है। यानी कि महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व। ये महाभारत है। महाभारत की लड़ाई जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। एक कुरुक्षेत्र कहाँ है? एक कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये वाला आ रहा है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत है। तो महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। महाभारत की रचना जो है वो महर्षि वेदव्यास ने किए थे। पांडव कौन थे? तो पांडु के पुत्र जो है वो क्या कहलाए? पांडव कहलाए। और धृतराष्ट्र का जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए। तो ये दोनों चचेरे आपस में भाई थे, कजन ब्रदर्स थे। तो कहने का मतलब हुआ कि भूमि के लिए, राजा की संपत्ति के लिए, राजा बनने के लिए दो भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ वो महाभारत का युद्ध कहलाया। महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। एक टोटल 18 दिनों तक चला था। सबसे अजीब चीज क्या है इसमें कि महाभारत पूरे 1000 वर्षों तक लिखा गया। महाभारत 1000 वर्षों तक किस लिए लिखा गया है? क्योंकि भारत के कई अलग अलग शहरों से महाभारत की जानकारियां इकट्ठा करने में समय लगा। कहीं महाभारत का एक जगह बैठ करके महाभारत नहीं लिखा गया था। महाभारत की जानकारी हासिल करने के लिए भारत के तमाम शहरों से महाभारत के बारे में स्रोत इकट्ठा किया गया, जानकारियां इकट्ठा किया गया और एक कहानी किताब लिखा गया। महाभारत को पुराना नाम जो है वो जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी महाभारत का जो पुराना नाम है उसको जय संहिता कहते हैं। महाभारत का जो फारसी में जो अनुवाद हुआ था, तो फारसी में अनुवाद को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत के फारसी अनुवाद को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। आज ये कल वाले टॉपिक में हम लोग ये सारे चीज पढ़ चुके थे। तो आज का मेन टॉपिक जो है वो विवाह से संबंधित है कि प्राचीन उस समय में, महाभारत समय में विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो विवाह जो है मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते थे। जो 4 प्रकार के विवाह को उत्तम विवाह माना जाता था और पीछे वाले 4 विवाह को खराब विवाह माना जाता था। सबसे अच्छा और उत्तम क्वालिटी का जो विवाह था उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। ब्रह्म विवाह में माता पिता के राजी से दुल्हन और दूल्हा को अपने घर पर प्रेम से शादी ब्याह किया जाता था, उसको
भ्रम विवाह कहा जाता है। सबसे जो खराब विवाह माना गया है उसको गंधर्व विवाह भी कहा गया, उसको पिशाच विवाह भी कहते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम प्रसंग का विवाह। चलिए, ये जो हमारे क्लास में जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो ये वाले को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या पीछे के वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्राचीन भारतीय समाज की रूपरेखा कैसी थी। प्राचीन भारतीय समाज की रूपरेखा कैसी थी? प्राचीन भारतीय समाज की रूपरेखा जो है वो महाभारत और मनु स्मृति के आधार पर पारिवारिक और सामाजिक नियमों का विश्लेषण करता है। कहने का मतलब साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि महाभारत और मनु स्मृति के आधार पर परिवार, महाभारत में जो चीजें लिखे है परिवार के बारे में, मनु स्मृति एक किताब है, जैसे एक ग्रंथ है, जैसे महाभारत एक किताब है, ग्रंथ है, उसी प्रकार से मनु स्मृति की है। मनु स्मृति और महाभारत के आधार पर हमारे समाज का रवैया कैसे था, परिवार का रवैया कैसे था, पहले समाज में क्या क्या चीजें होती थी और उसके बाद समाज में क्या क्या चीजें होती थी, इसके बारे में विश्लेषण किया गया है। कहता है कि प्राचीन समाज के 3 मुख्य स्तंभ माना गया है। प्राचीन समाज के 3 मुख्य अंग, मतलब कि कहने का मतलब कि प्राचीन समय में, पुराने समय में जो समाज था वो समाज का 3 स्तंभ था। समाज एक टिका हुआ था 3 स्तंभों पर। पहला स्तंभ कहा गया, प्राचीन समाज के 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ ये है। पहला स्तंभ को वंश कहा गया। क्या कहा गया? वंश। पहला वंश कहा गया। दूसरा को क्या कहा गया? विवाह कहा गया, विवाह कहा गया। और तीसरा को गोत्र कहा गया, गोत्र कहा गया। अब वंश का मतलब जानते हैं? खानदान। वंश का मतलब क्या होता है? खानदान। खानदान, एक खानदान जो है या तो पिता के आधार पर चलता था या तो फिर माता के आधार पर चलता था। तो जो माता या पिता के साथ जो खानदान चलता था उसको वंश कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सी बात हो कि अगर मेरे पापा अगर राजा हैं या मेरे पापा के पास जो संपत्ति है वो पापा के मरने के बाद सारी संपत्ति किसका होगा? मेरा होगा। फिर मेरा जो संपत्ति होगा वो संपत्ति हमको मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे बाल बच्चा का होगा, तो उसी को कहा जाता है वंश। यानी कि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां बाई पीढ़ी चलता है, उसी को क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। विवाह के मतलब जानते हैं? विवाह जो है वो समाज में रहने के लिए और सामाजिक स्तर में जीने के लिए और अपने वंश को बढ़ाने के लिए विवाह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे है गोत्र। गोत्र को हम कह सकते हैं सरनेम, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इसका सरनेम। सरनेम का मतलब होता है, सरनेम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे कौन सा नाम ऐड करता है, सरनेम लगाता है, वही गोत्र है। जैसे कहने का मतलब कि यादव है तो अपने नाम के पीछे अगर यादव लगा रहा तो कहा जाएगा कि यादव गोत्र से है। अगर ये कश्यप लगा रहा है, कश्यप नाम टाइटल में लगाया तो कहा जाएगा कि जो व्यक्ति है वो कश्यप गोत्र से आता है। तो विवाह प्राचीन समाज के 3 प्रमुख अंग था। वंश, वंश कहा गया जो पिता और माता के वंश के अनुसार चलता था। पिता और माता की व्यवस्था और संपत्ति का अधिकारी जो होता था उसी को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो पिता और माता का जो संपत्ति है उस पर अधिकार किसको होना चाहिए? तो माता और पिता के संपत्ति पर अधिकार अगर उसके संतान का होगा तो उसी को क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। गोत्र किसको कहेंगे? जो व्यक्ति अपने नाम के आगे, नाम के पीछे अपना सरनेम लगाता है उसको वो गोत्र कहते हैं। विवाह समाज में रहने के लिए, समाज में अच्छे जीवन जीने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए जो विवाह किया जाता है। तो पितृसत्ता, पितृसत्ता का मतलब होता है पिता का सत्ता और मातृसत्ता मतलब माता का सत्ता। उसकी व्यवस्था और संपत्ति का अधिकार जो होता है वही को वंश कहते हैं। कितना देरी के बनाते हैं? विवाह, विवाह जो है वो कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 विवाह को उत्तम विवाह माना गया। पहला 4 विवाह को क्या माना गया? उत्तम विवाह। उत्तम विवाह मतलब बहुत अच्छा। और जो लास्ट 4 विवाह है उसको कहा गया खराब विवाह।
का विवाह करा। गोत्र ऋषियों से उत्पत्ति और महिलाओं के गोत्र के नियम। कहने का मतलब क्या है कि जो जैसे कहने का मतलब हो कि अगर कोई व्यक्ति नाम के आगे पीछे क्या लगा रहा है, कश्यप, ठीक है, तो कहा जाएगा कि ऋषि कश्यप, एक ऋषि थे, उसको नाम दिया कि जो व्यक्ति कश्यप नाम के पीछे लगाएगा टाइटल, उसको कहा जाएगा कि ऋषि कश्यप के खानदान से आता है। सब सीधा सीधी बात समझिए। जो व्यक्ति जिस सरनेम से यूज करता था, गोत्र का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसको कहा जाता था कि उस गोत्र का वो खानदान है। जैसे हम कश्यप लगाएंगे तो कश्यप वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये जो कश्यप है वो ऋषि कश्यप के खानदान का व्यक्ति है। अगर हम यादव लगाते हैं तो कहें कि ऋषि यादव के खानदान से आता है। तो ऋषियों से उत्पत्ति और महिलाओं के गोत्र के नियम से गोत्र का उत्पत्ति हुआ। आज कहता है कि बंधुत्व, भाईचारा, विवाह और विवाद और पहचान। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर करते हैं कुछ समझ में ज्यादा आएगा। चलिए कहता है बंधुत्व, बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, विवाद और पहचान। कहता है कि बंधुत्व का अर्थ भाईचारा और दोस्ती है। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारा और दोस्ती। लेकिन यह हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, फिर भी सत्ता और वंश के लिए युद्ध हुआ। कहने का मतलब हुआ कि बंधुत्व का मतलब होता है, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। लेकिन सभी परिवारों में एक ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलता है। भाई भाई में युद्ध हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा अगर उदाहरण है तो महाभारत का युद्ध है। महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। इन लोग दोनों भी भाई ही थे, इन लोग दोनों भी चचेरा भाई थे, और युद्ध के सत्ता के लिए, शासन के लिए, राजा बनने के लिए इतना युद्ध हुआ कि दोनों खानदानों में से कोई नहीं बचा। पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया। जाति, बड़े रिश्तेदारी समूह के लिए परिभाषा। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े रिश्तेदार का जो समूह होता था वहाँ जाति का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब कि मान लो कि यादव जाति का कोई व्यक्ति है तो यादव जाति एक गो गाँव, दो गो गाँव, 10 गाँव में थोड़े ना होगा, बहुत सारा, जेकरा बहुत ज्यादा जनसंख्या जो आता था उसी को क्या कहते थे? जाति कहते थे। कुल, कुल के मतलब होता है परिवार या फैमिली। कुल के मतलब होता है वंश, हम खानदान इसको कह सकते हैं कि मैं इस खानदान से हूँ या मैं इस कुल से हूँ। हम अपने खानदान का, जो भी खानदान का मेरा नाम होगा उस कुल के खानदान को हम उसको बता सकते हैं। तो जाति बड़े रिश्तेदारी समूह के लिए परिचित होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। वंशावली, वंशावली के दो स्वरूप है, दो रूप है, एक तुलनात्मक अध्ययन। कहता है कि पितृवंशिकता किसे कहते हैं? पितृवंशिकता कहने का मतलब हुआ कि जो वंश पिता के नाम पर चलता था, जो वंश, जो परंपरा पिता पुत्र और पौत्र के माध्यम से चलती थी, उसको क्या कहते हैं? पितृवंशिकता। पितृवंशिकता के मतलब हुआ कि जो खानदान, जो वंश, जो परंपरा पिता के नाम पर चलता था, कि पिता के मरने के बाद उसका बेटा, उसका बेटा के मरने के बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटा, यानी कि जो बाप, जो पिता ही घर का प्रमुख होता था, उसको क्या कहते हैं? पितृवंशिकता। मातृवंशिकता कहते हैं वंश और परंपरा माँ के नाम पर जो चलती है, यानी कि जो घर का मुखिया, जो है घर की जो पहचान है, बेटा बेटी के जो संतानों की जो पहचान है वो माता के नाम से चलेगी, उसको कहेंगे मातृ सदात्मक। और जो पहचान पिता के नाम पर चलेगा उसको कहेंगे पितृ सदात्मक। समझ गए? पितृवंशिकता, जो नाम, जो खानदान, जो पहचान पिता के नाम से हमको मिलेगा उसको कहेंगे पितृवंशिकता। मातृवंशिकता कहेंगे जो माता के नाम पर जो सरनेम मिलेगा, जो माता के नाम पर जो हमको पहचान मिलेगा, माता के नाम से जो घर चलेगा, माता जो घर की मुखिया होगी उसको कहा जाएगा मातृवंशिकता। उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो पितृवंशिकता में जो उत्तराधिकारी है वो पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति गद्दी बेटे को मिलती थी। किसको मिलता था? संपत्ति बड़े बेटे को मिलती है, गद्दी बड़े बेटे को मिलता था।
यानी कहने का मतलब का है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका संपत्ति का अधिकार उसका बड़ा बेटा राजा बनता, लेकिन सभी बेटों में बराबर बराबर उसको बांट दिया जाता था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पितृवंशिकता में पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता था? बेटा। कौन होगा? बेटा होगा। मातृवंशिकता में उत्तराधिकारी मां की ओर से तय होता है और बच्चे मां के परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। मातृवंशिकता में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। पितृवंशिकता में कहता है कि पितृवंशिकता जिस खानदान में होगा, जिस समय में होगा, अगर पिता मर गया तो पिता के मरने के बाद उस पिता के सारे संपत्ति का जो अधिकारी है वो उसका बेटा बनेगा। लेकिन मातृवंशिकता में ऐसा नहीं था। मातृवंशिकता में था कि जो माता मर गई या पिता मर गई तो मां तय करेगी कि इसके अधिकारी, इस संपत्ति का अधिकार किसके पास होगा, बेटा के पास होगा या बेटी के पास होगा। ये था मातृवंशिकता। सामाजिक स्थिति में क्या था? तो पुरुषों को समाज में ज्यादा महत्व दिया जाता था जब पितृवंशिकता चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, जब पितृवंशिकता जिस समाज में चल रहा था उसमें पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता था, किसके अपेक्षा? महिलाओं की अपेक्षा। मातृवंशिकता में क्या है कि महिलाओं को समाज में अधिक महत्व मिलता था। महिलाओं को समाज में अधिक महत्व मिलता था मातृवंशिकता में। अब सुनिएगा, पितृवंशिकता में बाप को मरने के बाद सारा संपत्ति बेटा को होता था। मातृवंशिकता में क्या कि माता या पिता को मरने के बाद मां तय करेगी कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पितृवंशिकता में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था और मातृवंशिकता में महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? तो कौन कौन से परिमाण मिले हैं? तो प्रमाण मिले हैं प्राचीन भारत में सबसे आम व्यवस्था यानी कि कुरुवंश। प्राचीन भारत में सबसे आम व्यवस्था वहां देखने को मिला कुरुवंश में। कौरवों और पांडव जो थे ना वहां देखने को मिला। अब कैसे देखने को मिला? तो महाभारत में कौरव वंश का जो राजा था उसको नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था? राजा को धृतराष्ट्र है। तो पितृवंशिकता है ना, पितृवंशिकता यानी कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए, धृतराष्ट्र के बड़ा बेटा का नाम क्या था? दुर्योधन। और दुर्योधन को राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र ने पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध करवा दिया। भारत के कुछ खास समुदायों में जैसे केरल का नायक समाज है, अभी भी देखने को कहीं कहीं मिलता है कि केरल के एक नायक समाज है। केरल का कौन समाज? नायक। नायक समाज में अभी भी महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है पुरुषों के अपेक्षा। बेटियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है बेटों के अपेक्षा। क्यों? केरल में इसलिए दिया जाता है, केरल में लोग पढ़े लिखे हैं। भारत के सबसे ज्यादा साक्षरता शिक्षित लोग कहाँ हैं? केरल में। आगे है विवाह के नियम, परिधि और संरचना। विवाह कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेना है जल्दी जल्दी। क्या मिनट तो वीडियो हो जाए। चलिए, विवाह के नियम। विवाह के नियम क्या कहता है? विवाह के नियम कहता है, सिंपल सा समझिएगा, विवाह के नियम कहता है कि परिधि और संरचना। विवाह की परिधि। विवाह कितने प्रकार का है? तो अंतर विवाह होता है। कौन विवाह? अंतर विवाह। अंतर विवाह में होता है कि व्यक्ति अपने ही गोत्र या खानदान में विवाह करता है। अपने ही खानदान में जो विवाह होता है उसको कहते हैं अंतर विवाह। अंतर विवाह। वही विवाह जो होता है जो अपने ही खानदान या गोत्र से बाहर विवाह करते हैं उसको क्या कहेंगे? बाह्य विवाह। बहुपत्नी प्रथा कहेंगे जो एक पुरुष कई पत्नी के साथ विवाह करेगा। एक पुरुष कई पत्नी के साथ, जैसे मैं कौन किया था? बिंबिसार, अशोक, ये सब किया था ना। ये सब बहुपत्नी थी, यानी कि पुरुष एक है लेकिन उसकी पत्नी बहुत सारी है, उसको क्या कहेंगे? बहुपत्नी विवाह। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। इधर ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष है, एक लड़का है और एक इतना मनी महिला बाबूनी। ये बाबू है बाबूनी से विवाह किया, इसको कहा गया बहुपत्नी। मैं व्यक्ति एक है, अब एक व्यक्ति के बहुत सारा क्या है? पत्नी है ना, बहुत सारा पत्नी। तो एक व्यक्ति को जो बहुत सारा पत्नी होती है वो क्या कहलाती है? बहुपत्नी। अब ऐसा कहाँ देखने को मिला था? तब मगध साम्राज्य में देखने को मिला था। मगध वंश में, मैंने मगध साम्राज्य में देखने को मिला। बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा देखो, एगो महिमा और पांचवा जो एक हस्बैंड।
ये कहाँ देखने को मिला? ये महाभारत में देखने को मिला था। किसके साथ? द्रौपदी के साथ। द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ था ना। हाँ, तब बहुनी कम थोड़े है बबुआ से, नहीं? लेकिन हाँ ये है कि समाज में ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक लेडीज एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह किया। यह देखने को कम मिलता है, लेकिन समाज में हो भी तो रहा है ना। लेकिन पहले भी कम देखने को मिलता था, अभी भी अभी कम देखने की वजह खत्म हो गया ना। अभी एक लड़की 2 से 4 से शादी कर नहीं सकती है, सीधे भाग जाएगी ना। अब एक लड़की अभी फिलहाल वर्तमान में एक लड़की कई लड़कों के साथ विवाह करके सबके साथ ही नहीं रखेगी। एक वो करेगी, उसको ड्राम में पैक करेगी, दूसरा करेगी, पहाड़ पर से ढकेल देगी। आजकल समाज में क्या चल रहा है? यही तो चल ही रहा है ना, यही चल रहा है। तो लड़कियां कभी ये देखना पसंद नहीं करेगी कि हमारा हस्बैंड एक से अधिक पत्नियों के साथ रहता है। ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन लड़कियां आजकल तेज है, सीधे। आप लोग ऐसा मत करना। हाँ जी, बाह्य विवाह समझ गए, अंतर विवाह समझ गए, जो अपने ही गोत्र में विवाह होता था, बड़ी विवाह, सॉरी, जो अपने ही गोत्र में होता था अंतर विवाह। बाह्य विवाह जो दूसरे गोत्र में होता था। बहुपत्नी जो एक पति के बहुत सारा पत्नियां हैं, उसको क्या कहेंगे? बहुपत्नी। ये कहाँ देखने को मिला? मगध साम्राज्य में। बहुपति मतलब एक पत्नी के बहुत सारा हस्बैंड। ये कहाँ देखने को मिला? महाभारत में। महाभारत के द्रौपदी का शादी 5 पांडव से हुआ। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति और महाभारत के अनुसार विवाह के कितने प्रकार? 8 प्रकार। उत्तम विवाह, उत्तम विवाह, अब एक होता है खराब विवाह, ये बता सकते हैं खराब विवाह। उत्तम विवाह कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उत्तम विवाह में कहा गया ब्रह्म विवाह। कौन विवाह? ब्रह्म विवाह। फिर कहा गया दैव विवाह, दैव विवाह। फिर कहा गया आर्ष विवाह, और फिर एक क्या है? प्रजापत विवाह, प्रजापत विवाह। विवाह के 8 प्रकारों में से सबसे अच्छा और सबसे उत्तम विवाह जो है वो इन चारों को माना गया है, ब्रह्म विवाह। ये चारों में सबसे उत्तम जो था वो ब्रह्म विवाह है। खराब विवाह में कौन है? खराब विवाह में जो इसको एकदम खराब माना गया, असुर विवाह। दूसरा क्या है? गंधर्व विवाह। और फिर कौन है? राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। एक और कौन है? पिशाच, पिशाच नहीं, पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम होता है, प्रेम प्रसन्न करके, लव मैरिज। इसका हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? लव मैरिज। हाय हाय हाय, लव मैरिज। लव मैरिज विवाह को क्या कहेंगे? गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत विवाह, जो सबसे अच्छा माना गया। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, इसको कहा गया सबसे खराब विवाह माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चलिए
अब विवाह जो है वो 4 प्रकार के, सबसे उत्तम विवाह जो है उसको देखते हैं। उत्तम विवाह कितने प्रकार के? 4 विवाह। पहला को कहा गया ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में कहा कि सबसे उत्तम और आदर्श गुणवान और योग वर की पूजा कर सजी हुई कन्या का विवाह आज भी सर्वाधिक प्रचलित। कहने का मतलब यह है कि सबसे समाज में सबसे उत्तम विवाह जो है वो ब्रह्म विवाह को कहा गया। ब्रह्म विवाह में दूल्हा और दुल्हन सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते थे और परिवार के सहमति से जो विवाह होता था, समाज के सहमति से जो विवाह होता था, समाज में बैठ करके जो विवाह होता था, उसको क्या कहा गया? ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैव विवाह, याग करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। दैव विवाह का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो साधु संत है, जो पूजा करता है, जो भगवान को मानता हो, जो यज्ञ करता हो, भगवान में देवी देवताओं में जो विश्वास करता हो, देवी देवताओं का आराधना करता हो, पूजा करता हो, उस व्यक्ति के साथ लड़की का विवाह होना कौन सा विवाह कहलाता था? दैव विवाह कहलाता था। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कहा गया कि लड़की के पिता को एक गाय और एक बैल दे करके अपनी बेटा का शादी उस लड़की से किया जाता था, उसको क्या कहा गया? पिता के द्वारा वर के परिवार से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर अपनी बेटी का विवाह करना। कहने का मतलब कि लड़की का जो पिता है वो लड़का के पिता से एक बैल लेगा और एगो क्या लेगा? गाय लेगा, और गाय लेकर अपनी बेटी का शादी उस व्यक्ति से कर देगा, उसको क्या कहेंगे? आर्ष विवाह। अगला है प्रजापत विवाह। प्रजापत विवाह में कहा जाता है पिता लड़का से, दूल्हा से पिता, लड़की के पिता दूल्हा से वचन लेता था कि दोनों मिलकर धर्म और समाज के कर्तव्यों का पालन करेंगे। यानी कि कहता था कि तुम वचन लो कि तुम लोग मिलके समाज के पालन करो, नियमों का पालन करोगे, कोई ऐसा कभी जीवन में काम नहीं करोगे जिससे समाज माता और पिता पर उंगली उठा सके। इसलिए प्रजापत विवाह में कहा गया कि लड़की के पिता लड़का से और लड़की दोनों से क्या लेता था? वचन लेता था, वादा करवाता था कि तुम आज के बाद मेरे घर से जा रही है तो ससुराल जाने के बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे समाज हम पर उंगली उठा सके। चलिए आगे चलते हैं। 4 विवाह ऐसा जो था जो अनुचित विवाह माना गया। 4 विवाह क्या माना गया? अनुचित विवाह। अनुचित विवाह क्यों माना गया? अनुचित विवाह इसलिए माना गया क्योंकि एक विवाह जो है वो निम्न स्तर के थे। ये विवाह बहुत ही घटिया विवाह था। पहला कहा गया असूल विवाह। असूल विवाह का मतलब था वह अपनी क्षमता के अनुसार कन्या के माता पिता को ध्यान देता था, उसके बाद विवाह करता था। असूल विवाह में कहता था कि जो लड़की के अनुसार जो लड़का होता था अपनी क्षमता के अनुसार लड़की के पिता को, अभी हमारे बिहार में हमारे समाज में ऐसा चलता है कि लड़की का अगर शादी अगर किसी लड़का से करना है तो उसको दहेज के रूप में पैसा देना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। असूल विवाह में कहा था कि लड़का ही लड़की के पिता को, यानी कि दुल्हन की पिता को अपने क्षमता के अनुसार क्या देता था? धन देता था, उसके बाद विवाह होता था। उसको क्या कहा गया? असूल विवाह। एक फिर कहा गया गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में होता है कि लड़का और लड़की अपने पसंद से भाग करके शादी कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। आपसी प्रेम करके, प्यार मोहब्बत करके जो विवाह करते हैं उसको क्या कहेंगे? गंधर्व विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कहते हैं लड़की का बल पूरा अपहरण करके उसके साथ विवाह करना। कहने का मतलब क्या हुआ कि राक्षस विवाह ने कहा कि जबरदस्ती लड़की के साथ जबरदस्ती गलत करना, उसको जबरदस्ती अपहरण किया। लड़की का इच्छा नहीं है कि तुमसे विवाह करे, फिर भी लड़का जबरदस्ती उसके साथ क्या करेगा? अपहरण करेगा और उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेगा, उसको क्या कहेंगे? राक्षस विवाह। एक है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह उसको कहते हैं जब लड़की बेहोश के अवस्था में हो या नशे के अवस्था में हो और अगर कोई लड़का जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध आता है, मान लीजिए उसके साथ सेक्स करता है, गलत काम करता है, तो उसको जबरदस्ती अगर उस लड़का से शादी ब्याह करवा दिया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? पिशाच विवाह। ऐसे वो कहा जाता है कि जो एकदम घटिया गंदा काम करता है उसको लोग अपनी भाषा में कहता है कि लगा है कि एकदम पिशाचे है ये। पिशाच मतलब एकदम वो घटिया इंसान हो, एकदम बुरा काम करते हो। तो जो लड़की को जो सोई हुई लड़की है
जो बेहोश लड़की है, जो पागल है, जो नशा में धुत है, जो नशा करती है, उस लड़की के साथ जबरदस्ती, जो अपने आप पर वो लड़की कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो अपने बॉडी पर कैसे कंट्रोल करेगी। और जब उसके साथ जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाकर जो विवाह किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? चलिए आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट कर लिया कीजिए, आप लोग वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नीचे कहाँ है? अब नीचे था। अच्छा, चलिए एक टॉपिक और है इसमें, गोत्र प्रणाली कहता है कि गोत्र प्रणाली क्या है। गोत्र प्रणाली हमारी जड़ों की पहचान। गोत्र प्रणाली का मतलब होता है कि जड़ों की पहचान के मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का खानदान चलते आ रहा है, बहुत वर्षों से चलते आ रहा है, तो वो एक गोत्र हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जड़ों की पहचान का मतलब हुआ कि गोत्र का मतलब क्या हुआ? खानदान। एक खानदान कहां से चलते आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? गोत्र। कहता है प्राचीन भारत में लोगों की पहचान गोत्र से होती है। अब प्राचीन भारत में जो लोग हैं, वो अपने वंश, अपने परिवार के जो सरनेम लगाता था, वही गोत्र कहलाता था। तो पहले के लोगों का पहचान क्या चीज होता था? गोत्र से। गोत्र का अर्थ होता है कुल, यानी कि खानदान, वंश या परिवार की पहचान। जो एक परिवार में कोई एक सदस्य जो सरनेम लगाएगा, वो सरनेम पूरा परिवार लगाता है, उसको क्या कहेंगे? मानो उनको यादव लगा लिया, तो यादव परिवार के लोग एक गोत्र में कोई परिवार लगा रहा है, तो कोई पासवान लगाएगा? नहीं ना लगाएगा। यही लगभग 1000 ईसा पूर्व में यह व्यवस्था शुरू हुई थी। मूल सिद्धांत कहता है कि हर गोत्र की शुरुआत किसी महान ऋषि ने की थी। ऐसे कहने का मतलब हुआ कि जितना भी गोत्र है, उन सभी गोत्रों की पहचान जो है और निर्माण जो है कौन किया था? ऋषियों ने किया था। जैसे हम ये बोले थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सरनेम में, गोत्र में कश्यप लगाएगा, तो एक माना जाएगा कि ये जो है वो किसका खानदान से है? ऋषि कश्यप के खानदान से। अगर कोई व्यक्ति सरनेम में कश्यप लगाएगा, तो माना जाएगा कि वो कश्यप, ऋषि कश्यप के खानदान से आता है। चलिए आगे, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है, तो यह माना जाता है कि उसके पूर्वज ऋषि कश्यप के हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रमुख गोत्र का विस्तार। प्रमुख गोत्रों का विस्तार कहता है कि प्रमुख गोत्रों का विस्तार कैसे कैसे हुआ, मतलब इतना सारा भारत में गोत्र हुआ, तो उसको कौन कौन सा गोत्र है, उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ। जैसे पहला शुरुआती 4 प्रमुख गोत्र जो है, टोटल गोत्र कई गो थे? 8 गो। 8 गो। शुरुआत में कई गो थे? 4 गो। और बाद में फिर कई हुआ है? 4 गो। तो 4 और 4 कितने? प्राचीन भारत में क्वेश्चन पूछे, प्राचीन भारत में गोत्र की संख्या कई गो था? प्राचीन भारत में गोत्र कई गो था जी? 4 गो पहले था और 4 गो फिर बाद में। टोटल कितना गोत्र हुआ? 8 गो। पहला गोत्र का नाम था अंगीरा। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंगीरा। अंगीरा इसको कहा गया कश्यप। ये है वशिष्ठ। अब ये है भृगु। तो पहले जो प्राचीन भारत में शुरुआत में जो 4 गोत्र आया था, वो 4 गोत्र का नाम है अंगीरा। क्या नाम है? अंगीरा। अंगीरा नाम है, फिर कश्यप नाम है, फिर वशिष्ठ नाम है, फिर भृगु नाम है। मूल गोत्र यही था। फिर बाद में 4 गोत्र और है, जिसको कहा गया जमदग्नि। एक को कहा गया जमदग्नि, एक को कहा गया अत्रि, एक को कहा गया विश्वामित्र, और एक को कहा गया अगस्त्य। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी के सभी गोत्रों के नाम से हमें पता चलता है कि जो भी व्यक्ति जिस गोत्र का रहा होगा,
तो सभी गोत्र का जो है नाम है वो किसी न किसी ऋषि मुनि से जुड़ा हुआ है। देख ले, जमदग्नि एक ऋषि थे, अत्रि भी ऋषि का नाम है, विश्वामित्र, महान विश्वामित्र जिनको रामायण में कहानियां मिलता है, अगस्त के बारे में कौन न जानता है, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, ये भी महाभारत रामायण में मिलते हैं, भृगु ये विष्णु पुराण में मिलते हैं। तो ये सभी के सभी ऋषि का नाम है और कहा गया कि ऋषि के नाम पर ही गोत्र का निर्माण किया जाता है। और जिस व्यक्ति जिस गोत्र का होगा ये माना जाएगा, ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति उस ऋषि के परिवार से आता है या उसी का पूर्वज है। चलिए आगे चलते हैं। अब लगता है कि चैप्टर हम लोग का ये स्लाइड, आज की स्लाइड इसका समाप्त किया जाएगा। है और है क्या है, तो महिलाओं का गोत्र है। महिलाओं का गोत्र क्या है? महिलाओं का गोत्र समान नियम और ऐतिहासिक अपवाद। कहने का मतलब कि महिलाओं का अगर पिता का गोत्र है तो महिलाओं का भी गोत्र होगा। पिता का गोत्र कहता है कि आमतौर पर विवाह के बाद लड़की का गोत्र बदलकर पति का गोत्र मान लिया जाता था। कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़की है, अगर कोई लड़की का विवाह हुआ तो लड़की अगर विवाह होने के बाद जब अपने ससुराल जाएगी तो क्या वो अपने पिता का नाम रखेगी? पिता का नाम रखेगी? पिता का सरनेम लगाएगी? सरनेम लगाएगी अपनी पत्नी, अपने पति का। तो जो लड़की का विवाह होने के बाद लड़की का गोत्र बदलकर पति का गोत्र माना जाता था, उसको कहा गया पिता गोत्र। जैसे पिता से पति का गोत्र, पिता से पिता का गोत्र है, पिता का गोत्र के बाद क्या है? विवाह हुआ, विवाह के बाद पति का गोत्र ले लिया, है ना? कितना अच्छा बनाया हुआ। पहले पिता का गोत्र था शादी से पहले, फिर पति का, फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद किसका गोत्र मान लिया? पति। तो कहने का मतलब कि लड़की आमतौर पर विवाह के बाद लड़की का गोत्र बदलकर पति का गोत्र मान लिया जाता था। सातवाहन वंश का अपवाद है। अपवाद में एक सातवाहन वंश ऐसा है जो शादी के बाद भी माता का ही नाम लगाते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, गौतमी पुत्र वशिष्ठ, ये सब। सातवाहन वंश के कुछ राजा ऐसे थे जो पिता का गोत्र विवाह के बाद ही पिता का ही गोत्र बरकरार रखते थे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर सातवाहन वंश के राजा अगर विवाह किया तो विवाह से पहले किसका गोत्र है? पिता का। विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद किसका गोत्र रहता था? पिता का ही गोत्र रहता था। ये अपवाद में सातवाहन वंश में देखने को मिला है कि सातवाहन वंश की रानियां विवाह के बाद भी पिता का गोत्र नहीं छोड़ती थी। इसी कारण कुछ राजा अपने नाम के आगे कौन का नाम लगाते थे? माता का नाम लगाते थे। यानी कि सातवाहन वंश में कहा गया कि जो लड़कियां, जो औरतें, जो महिलाएं राजा से विवाह करती थी वो अपने पति का सरनेम नहीं लगाती थी, वो सरनेम किसका लगाती थी? पिता का सरनेम लगाती थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निष्कर्ष क्या है कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का अंतर समझ। कहने का मतलब क्या है, गोत्र वंश के बारे में है, सारे समाज में अलग अलग रीति रिवाज था, तो उसका निष्कर्ष क्या है? कहा वंश तय करता था कि सत्ता संपत्ति किसके पास जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा बात कि वंश में, खानदान ही ये तय करता था कि राजा को मरने के बाद राजा की संपत्ति किसके पास जाएगी। गोत्र यह सुनिश्चित करता था कि बरही विवाह के नियमों का पालन हो, समान गोत्र में विवाह निषेध। कहने का मतलब गोत्र ये तय करता था कि बरही विवाह के नियम का पालन हो। बरही विवाह का मतलब कि अपने गोत्र से बाहर, तो जो अपने गोत्र से बाहर जो विवाह होता था उस नियम का पालन किया जा सके। विवाह कहता कि इन दोनों प्रणालियों को आगे बढ़ाने का वैध सामाजिक रूप से स्वीकृति माध्यम था। ये दोनों विवाह ठीक है। अगर अंतर विवाह है तो अपने ही खानदान, अपने ही गोत्र में शादी कर लो, ये भी ठीक है।
बहिर् विवाह का मतलब कि अपने खानदान से बाहर भी चले जाओ, दूसरे गोत्र में विवाह कर लो, तो दोनों तरह से विवाह जो है वो सही ही माना गया था। ये नियम केवल धार्मिक नहीं थे, ये नियम केवल धार्मिक नहीं थे, प्राचीन भारतीय समाज में संपत्ति हस्तांतरण और इकट्ठ किया है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो नियम था वो धार्मिक नहीं था, धार्मिक आधार पर चलने वाला नियम नहीं था, ये समाज ने नियम बनाया था। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आज की क्लास, बड़ा ही खूबसूरत स्लाइड हमने बनाकर लाया था। तो कैसा लगा आज की क्लास अच्छा लगा हो तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल। और कल इसके आगे की स्लाइड में कल लेकर आऊँगा, आगे की वीडियो में कल लेकर आऊँगा इसी टाइम पर। तो चलते अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो माइंड विद पप्पू सर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।